नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम आरबीआई के सर्कुलर पर बेस्ड क्वेश्चंस पे चर्चा करने वाले हैं। जुलाई महीने के दौरान जो भी फाइनेंशियल सेक्टर में चेंज हुए हैं, आरबीआई ने जो भी गाइडलाइंस इश्यू की हैं, उन पे बेस्ड एमसीक्यू हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये पार्ट 1 है हमारा जुलाई 22 का। पार्ट 2 अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। To meet the domestic demand for US dollar and to reduce the rapid deterioration of INR। आप जान रहे हैं ना, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घटते हुए करीब करीब 80 रुपए तक आ गई है। $1 इक्वल टू 80। तो इसको रोकने के लिए और डोमेस्टिक डिमांड को मीट करने के लिए आरबीआई हैज रिसेंटली रिलैक्स्ड वेरियस स्टेचुरी रेस्ट्रिक्शंस relaxed various statutory restrictions to boost the flow of forex into the country. Which of the following is not correct? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कुछ मैंने इसमें ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से कौन सा गलत है इसमें ये पूछा है। तो जो स्टेचुटरी रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे आपको एनआरई एफसीएनआर जो हम डिपॉजिट लेते हैं उस पर सीआरआर एसएलआर मेंटेन करना होता था, उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया है। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेस्ट्रिक्शन है, उसको भी गवर्नमेंट ने हटा दिया है। और भी कुछ गाइडलाइंस है, देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, एग्जेम्पशन फ्रॉम सीआरआर एसएलआर ऑन इंक्रीमेंटल एफसीएनआरबी एंड एनआरई टर्म डिपॉजिट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 22 टू 4 नवंबर 2022। 1 जुलाई 2022 से 4 नवंबर 2022 तक जो भी इंक्रीमेंटल एफसीएनआरबी और एनआरई आएगा, उसमें बैंकों को एसएलआर और सीआरआर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा बूस्टअप है, बिल्कुल करेक्ट है। आरबीआई हैज रिमूव्ड द कैप on interest rate offered by the bank on the NRE FCNRB deposit for the fresh deposit mobilized from July 7 to अक्टूबर 31। 7 जुलाई से 31 अक्टूबर के बीच में जो भी डिपॉजिट वो एक्सेप्ट करेंगे एफसीएनआरबी और एनआरई में, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी रेस्ट्रिक्शन इन्होंने हटा दिया है। इसके अलावा देखिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है और ये भी सही है। ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स कैन अंडरटेक ओवरसीज फॉरेन करेंसी बोरोइंग। भाई बोरोइंग लगती है अप टू 100% ऑफ देयर अनइम्पेयर्ड कैपिटल वन टीयर 1 कैपिटल और $10 10 मिलियन विच एवर इज हायर। देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है, विच एवर इज हायर, ये भी करेक्ट है। ओवरसीज फॉरेन करेंसी बोरोइंग जो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 के थ्रू होती है, वो 100% तक कर दी है। किसका? अनइम्पेयर्ड टीयर 1 कैपिटल का, या 10 मिलियन $10 तक, दोनों में से जो भी हायर हो। तो इसमें चारों ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ये किया है गवर्नमेंट ने ताकि डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत को रोका जा सके, और दूसरा जो हमारा डोमेस्टिक डिमांड है उसको भी मीट किया जा सके। ओके, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है पर आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर आप समझते हैं, ये वो एंटिटी है जिनको आरबीआई ने अलाउ किया है पीएसएस एक्ट में, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 जो हमारा है, उसमें जिन ऑपरेटर्स को अलाउ किया है, जिन नॉन बैंकिंग या बैंकिंग कंपनीज को अलाउ किया है, उनको पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर बोलते हैं। ए नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर कंपनी डिजायर्स टू सेल इट स्टेक। अब ये जो पीएसओ है वो अपना स्टेक सेल करना चाहता है, किसको? ऑथराइज पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर को, जो भी आरबीआई से ऑथराइज है। इन दिस केस इज रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल। अब देखिए दो तरह के हैं, एक तो ऑथराइज है और दूसरा अनऑथराइज है, यानी कि जिसको आरबीआई ने परमिशन नहीं दी है। तो ऑथराइज के केस में क्या होगा, आरबीआई की दोबारा परमिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि तो पहले से ही ऑथराइज है। तो इस केस में आरबीआई को 15 दिन के अंदर इनको नोटिफाई करना होता है, इनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अगर एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर अपना स्टेक सेल करना चाहता है ऑथराइज पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर को, तो 15 दिन के अंदर इनको आरबीआई को इन्फॉर्म करना होगा। अगर यही ऑथराइज की जगह अनऑथराइज सिस्टम ऑपरेटर है तो इनको आरबीआई से परमिशन लेनी होगी। यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। चूंकि ऑथराइज का पूछा है तो आरबीआई की परमिशन नहीं चाहिए, सेबी की, फाइनेंस मिनिस्ट्री की नहीं। नो अप्रूवल नीडेड, हाउएवर द नॉन बैंक पीएसओ शैल इन्फॉर्म आरबीआई विद इन 15 डेज ऑफ सच एक्शन। ठीक है, करेक्ट है, आंसर आ गया आपका डी। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ये है पेमेंट एग्रीगेटर्स के बारे में। पेमेंट एग्रीगेटर पे हम पिछले वीडियोज में चर्चा कर चुके हैं क्या होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर। देखो, एक बैंकिंग पेमेंट एग्रीगेटर होते हैं और नॉन बैंकिंग पेमेंट एग्रीगेटर होते हैं। फॉर अप्लाइंग टू आरबीआई फॉर ऑथराइजेशन
by 30th September 2022 should have a minimum net worth of this much as on 31st March 22 and should reach the net worth requirement of this by 31st March 2023। पहले तो मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। 10 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़ और 15 करोड़, 20 करोड़। आंसर देख लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। आंसर है 15 करोड़ और 20। देखिए पहले क्या था, पहले ये था कि 31/3/2021 तक जिनकी नेटवर्थ 15 करोड़ है उन पेमेंट एग्रीगेटर को आरबीआई ऑथराइज कर रही थी। अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको कर दिया 31/3/2022। 31/3/2022 तक जिस पेमेंट एग्रीगेटर की नेटवर्थ है 15 करोड़ रुपए, उसको ये अप्लाइंग फॉर आरबीआई फॉर ऑथराइजेशन, उनको आरबीआई ऑथराइजेशन देगी। और इसमें भी इन्होंने कंडीशन रखी है, ये 15 करोड़ से बढ़ा के 31/3/2023 तक इसको करना है कितना, 25 करोड़। इस कंडीशन पे आरबीआई पेमेंट एग्रीगेटर्स को परमिशन देगी। नेटवर्थ की जो रिक्वायरमेंट है 31 मार्च 2022 को 15 करोड़ होनी चाहिए। ये सितंबर तक अप्लाई करना है इनको, 30 सितंबर 2022 तक, और 31/3/2023 तक इसको बढ़ा के इनको करना होगा 25 करोड़। क्लियर है पेमेंट एग्रीगेटर्स के बारे में ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एज पर द रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अनाउंस बाई आरबीआई। अब देखिए आप जान रहे हैं ना, आरबीआई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को अपने अंडर में ले लिया और इनको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। मिनिमम नेटवर्थ से रिलेटेड, कैपिटल एडिकेसी से रिलेटेड काफी सारे इन पे रेस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं या गाइडलाइंस में चेंजेस किए हैं, ये कह सकते हैं, ताकि ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिनमें आप देखते हैं ना घोटाले होते रहते हैं, पैसा डूब जाता है लोगों का, वो उस सबको रोका जा सके। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एज पर द रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अनाउंस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिमम नेटवर्थ ऑफ टियर 1 यूसीबी ऑपरेटिंग इन सिंगल डे। देखिए जो एक डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर रही है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एक तो उसके लिए मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, और बाकी जो ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर रही हैं या टियर 1 के अलावा हैं। देखो टियर 1 टियर 2 का सिस्टम आप समझ लो। टियर 1 सिटीज किनको कहते हैं, जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख या उससे ज्यादा है। टियर 2 सिटीज किनको कहते हैं, जिनकी 50,000 या उससे ज्यादा है पर 1 लाख से कम है। ऐसी टियर 3 किनको कहते हैं, जिनकी 20,000 20,000 या उससे ज्यादा पॉपुलेशन है। इस तरह से टियर सिस्टम बनाया हुआ। तो टियर 1 में जो सिंगल डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए मिनिमम नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट क्या है, आंसर देख लीजिए, 2 करोड़ रुपए, और बाकी के लिए रिक्वायरमेंट है 5 करोड़ रुपए। ठीक है, क्लियर है। एज पर द रिवाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अनाउंस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 2 करोड़ फॉर टियर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेटिंग इन सिंगल डिस्ट्रिक्ट, जो सिंगल डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर रही है उसके लिए 2 करोड़ रुपए, और जो बाकी टीयर्स में काम कर रही हैं और ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेट कर रही हैं उनके लिए 5 करोड़ रुपए की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आरबीआई ने इसके लिए विश्वनाथन एक कमेटी बनाई थी। विश्वनाथन, ये विश्वनाथन जो हैं आरबीआई के एक्स डिप्टी गवर्नर रहे हुए हैं। इनकी अध्यक्षता में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई थी और उसकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पे ये किया गया है। तो 2 करोड़ टियर 1 के लिए और बाकी के लिए 5 करोड़ की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही इन्होंने कैपिटल एडिकेसी के नॉर्म्स भी इनके लिए तय कर दिए हैं कि जो टियर 1 सिटीज में काम कर रही हैं उनके लिए कैपिटल एडिकेसी मिनिमम कितनी होनी चाहिए और बाकी के लिए कितनी होनी चाहिए, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी। ये एक्सपर्ट कमेटी एन विश्वनाथन कमेटी है। On urban cooperative bank, RBI has decided to stipulate minimum CRAR requirement of urban cooperative bank। कितनी है, आंसर दिखा देता हूं, 9% फॉर टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और 12% फॉर टीयर 2, 3 एंड 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये काफी अच्छे क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। जो लोग हायर स्केल का एग्जाम दे रहे हैं, स्केल 4, स्केल 5, स्केल 3, ये जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूं भी हमारी जनरल बैंकिंग नॉलेज के लिए भी ये क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। ओके, चलिए इसके अलावा देखिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में एक और गाइडलाइन आई है, वो भी देख लेते हैं। एज इन केस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू ले डाउन विद द अप्रूवल ऑफ देयर बोर्ड ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस फॉर क्रेडिट डिस्पेंसेशन in respect of each broad category of economic activity. Accordingly, the loan policy should be periodically reviewed by these banks once in a half year, year, 2 year और क्वार्टरली। देखिए जैसा कमर्शियल बैंकों में होता है, हमारी जो क्रेडिट पॉलिसी है, लोन पॉलिसी है, उसको हम रिव्यू करते हैं टाइम टू टाइम। ऐसे ही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को बोला है कि आपकी जो बोर्ड अप्रूव गाइडलाइंस हैं उसमें पॉलिसी की ट्रांसपेरेंसी, उसकी गाइडलाइंस, क्रेडिट डिस्पेंसेशन कैसे करना है, इसको आपको
बोर्ड को, आपको यानी बोर्ड को हर साल रिव्यू करना होगा, ठीक है। द लोन पॉलिसी शुड बी पीरियडिकली रिव्यूड बाई दीज बैंक्स वंस इन ए ईयर। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7। ये ई रूपी जो बाउचर है हमारा उससे रिलेटेड है। एज पर एनपीसीआई गाइडलाइंस, with respect to issuance of e-rupee vouchers, issuer bank can issue e-rupee voucher for government scheme up to rupees this much and for private entities up to this much per voucher। देखिए, एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जितना डिजिटल पेनिट्रेशन हो रहा है दुनिया में कहीं नहीं है। भारत इस मामले में बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। आप देखिए, आप अगर एक छोटे चाट वाले के पास में भी जाएंगे, छोटे से छोटे दुकानदार, इवन आप अपनी कार का या टू व्हीलर का पंचर भी बनवाने जाएंगे तो वो क्यूआर कोड से आपका पेमेंट ले लेता है, ई वाउचर से पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इंडिया में डिजिटल पेनिट्रेशन बहुत जबरदस्त है, गवर्नमेंट इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी देखो एनपीसीआई ने क्या किया, मैं आंसर दिखा देता हूँ आपको। जो ई रूपी वाउचर हमारा 10,000 तक का होता था, अभी इन्होंने गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में भी ई रूपी वाउचर के थ्रू पेमेंट देना शुरू कर दिया और इसको बढ़ा दिया है 1 लाख रुपए तक, और बाकी के लिए ये 10,000 ही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स में ये जो वाउचर है इसकी जो लिमिट है वो बढ़ा के कर दिया है 1 लाख रुपए। ओके, अब बेस, मैंने इसको क्वेश्चन को इस तरह से बनाया है ताकि आपको बेस की डेफिनेशन भी समझ आ जाए, इसका एब्रीविएशन भी समझ में आ जाए, बेस है क्या है। BASE स्टैंड फॉर भारत आधार सीडिंग एनेबलर। इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है ना, तो सब्सिडी वगैरह का जो ट्रांसफर है या स्कॉलरशिप का जो ट्रांसफर है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको और ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए एनपीसीआई ने एक एफिशिएंट प्रोसेस लॉन्च किया है और उसको नाम दिया है भारत आधार सीडिंग एनेबलर, यानी बेस उसको नाम दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है, आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं, एज पर द न्यू मास्टर सर्कल। अब देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं एनआरएलएम पे। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। चूंकि 1 अगस्त 2022 को आरबीआई ने इस स्कीम में कुछ मेजर चेंजेस किए हैं, काफी इसका स्कोप बढ़ाया है, इसलिए इस पे हमने क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एज पर द न्यू मास्टर सर्कुलर इशूड बाय आरबीआई ऑन DNRLM स्कीम इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट वुमेन एसएचजी मेंबर टू ग्रेजुएट टू एंटरप्रेन्योर्स, इनको एंटरप्रेन्योरशिप में ग्रेजुएशन की डिग्री देनी है। बैंक्स में कंसीडर एक्सटेंडिंग लोन अप टू ₹10 लाख टू इंडिविजुअल मेंबर ऑफ सेलेक्ट मैच्योर्ड वेल परफॉर्मिंग एसएचजी की जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, मेंबर हैं, उनको 10 लाख तक का लोन दिया जा सकता है ग्रेजुएट टू एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। शर्त क्या है, एसएचजी 2 साल से पुराना होना चाहिए, हैव एसेस्ड एटलीस्ट 1 डोज ऑफ बैंक लोन, एक बैंक लोन की डोज ले चुका हो और टाइमली उसका रिपेमेंट कर दिया हो। ये 3 अगर जो कंडीशंस हैं उनको क्वालिफाई करता है तो इस एसएचजी की मेंबर को ग्रेजुएट टू एंटरप्रेन्योर्स के लिए लोन दिया जा सकता है और ये लोन अमाउंट है आपका 10 लाख रुपए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हर एक स्केल के एग्जाम में पूछा जाना चाहिए और पूछा भी जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, एसएचजी से रिलेटेड चेंजेस काफी हुए हैं तो कई क्वेश्चन हमने बनाए। एज पर द DNRLM स्कीम, बैंक वाइल प्रोवाइडिंग लोन एक्सीडिंग ₹10 लाख टू 20 लाख, ए मार्जिन नॉट एक्सीडिंग दिस मच ऑफ द लोन अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख शुड बी ऑब्टेन्ड। देखिए 10 लाख से ज्यादा लोन एक्सीडिंग मोर देन 10 लाख बट अप टू 20 लाख, आपको पता है ना कोलेटरल फ्री की लिमिट 20 लाख कर दी गई है बढ़ा के, तो 20 लाख तक का लोन कर सकते हैं, 10 लाख से ज्यादा और 20 लाख तक का लोन करेंगे। अब यहाँ मार्जिन की भी कंडीशन है कि 10% से ज्यादा मार्जिन आपको नहीं लेना है एसएचजी से, ठीक है। तो मार्जिन कितना आ गया, मैक्सिमम 10%। ओके, कोलेटरल फ्री है, मार्जिन है मैक्सिमम 10%। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एज पर द न्यू मास्टर सर्कुलर इशूड बाय आरबीआई ऑन DNRLM स्कीम, 1 वुमेन इन एवरी एसएचजी अंडर DNRLM मे बी प्रोवाइडेड ए लोन अप टू दिस मच अंडर मुद्रा स्कीम। देखो मुद्रा स्कीम का भी स्कोप जो है एनआरएलएम तक बढ़ा दिया गया है और एक वुमेन को मुद्रा में 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है इफ शी इज अदरवाइज एलिजिबल। जो कंडीशन है वो तो है ही, उसके साथ में अगर वो कंडीशंस को फुलफिल करती है वुमेन एंटरप्रेन्योर तो उसको 1 लाख रुपए तक का मुद्रा में भी लोन दिया जा सकता है। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एज पर द न्यू मास्टर सर्कुलर इशूड बाय आरबीआई ऑन DNRLM स्कीम, बैंक्स आर एडवाइज्ड टू प्रोवाइड मिनिमम ओडी फैसिलिटी। देखो जिनका पीएमजेडीवाई अकाउंट है उनको ओवरड्राफ्ट सुविधा भी आप दे सकते हैं DNRLM के अंतर्गत और ये है 5,000 रुपए की। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिर्फ फिगर्स हैं, आपको याद रखनी है। ओके,
नो एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 ले रहा हूं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन टू बी प्रोवाइडेड टू एसएचजी अंडर एनआरएलएम इन फर्स्ट डोज। देखिए इसमें 4 डोज में पैसा मिलता है। मैं अगला ये ले लेता हूं। फर्स्ट डोज में 6 टाइम्स ऑफ एग्जिस्टिंग कॉर्पस, मिनिमम 1.5 लाख रुपए। सेकेंड डोज में 8 टाइम्स, मिनिमम 3 लाख रुपए। थर्ड डोज में मिनिमम 6 लाख रुपए और फोर्थ डोज में 6 लाख रुपए से ऊपर, बेस्ड ऑन द एमसीपी प्रिपेयर्ड बाय द एसएचजी। ठीक है, तो यहां पूछा है आपको फर्स्ट डोज का। फर्स्ट डोज में कितना है? 6 टाइम्स ऑफ एग्जिस्टिंग कॉर्पस, मिनिमम रुपीज 1.5 लाख। ठीक है, आंसर आ गया बी। अगले क्वेश्चन में यही पूछा है सेकंड डोज में पैसा कितना है, तो सेकंड डोज में है 8 टाइम्स और मिनिमम 3 लाख रुपए, तो आंसर आ गया बी। इस पे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, पर हमने इस पे क्वेश्चन सिर्फ 3 ही बनाए हैं। ओके, चलिए यहां तक समझ आ गया अपने को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए मेरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, इन डे एनआरएलएम स्कीम, इन एनआरएलएम स्कीम लोन अप टू 3 लाख अंडर द स्कीम बैंक एक्सटेंड क्रेडिट एट ए कंसेशनल इंटरेस्ट। ये 7% पे लोन मिलता है, ये तो आप सभी जानते हैं। फॉर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बैलेंस अप टू 3 लाख तक का लोन, बैंक विल बी सबवेंटेड एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ दिस पर एनम। ये जो 7% दिया है उसमें से बैंक को भी सबवेंशन मिलेगा, और ये बैंक को सबवेंशन मिलेगा 4.5% का मैक्सिमम। ओके, तो इसमें पूछा है कि बैंक को कितना सबवेंशन मिलेगा। ये सबवेंशन है आपका 4.5% का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब थीम चेंज करते हैं एनआरएलएम से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज इंट्रोड्यूस द फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत। देखो डिजिटल लोक अदालत शुरू हो गई है अभी, और पहली डिजिटल लोक अदालत की है राजस्थान ने। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी हुई है, पर पहली जो डिजिटल लोक अदालत हुई है वो हुई है राजस्थान में। ठीक है, आंसर दिया है, इंडिया फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत रजिस्टर्स ओवर 69 लाख केसेस अक्रॉस राजस्थान, महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली। अगस्त 13 की न्यूज है। द स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ राजस्थान एंड महाराष्ट्र ऑन सैटरडे लॉन्च द डिजिटल लोक अदालत। यहाँ चूंकि महाराष्ट्र ऑप्शन नहीं है तो आंसर आपका राजस्थान आएगा। तो राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों जगह ये लॉन्च हुई है। 17 देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, IIBX, द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज एक्ट। कहां पे करेंगे? मुंबई से सवाल ही नहीं है, आप जान ही रहे हैं कारण उसका। तो ये दोनों गलत है, दिल्ली भी नहीं है। सारा जो काम हो रहा है वो हो रहा है गांधीनगर गुजरात में, गिफ्ट सिटी में। तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे गिफ्ट सिटी का नाम दिया गया, और ये है आपका गांधीनगर में। तो IIBX जो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज अभी इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने, वो किया है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। 18 क्वेश्चन पे आ रहा हूं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम एग्जिम बैंक कहते हैं, हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट डेटेड 10 जून 2022 विद द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री फॉर मेकिंग अवेलेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड शॉर्ट टर्म लाइन ऑफ क्रेडिट, STLOC जिसको कहते हैं। ये है $55 का, 55 मिलियन US का, $55 मिलियन US फॉर फाइनेंसिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर फॉर्म। इंडिया से यूरिया फर्टिलाइजर लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए ये कंट्री को सपोर्ट दिया है। अब देखो आपको आंसर खुद ही समझ में आया। बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान तो छोड़ ही दीजिए, अफगानिस्तान नहीं है, क्योंकि श्रीलंका जो है वो अभी क्राइसिस में चल रहा है, तो उसके लिए $55 मिलियन का सपोर्ट दिया है एग्जिम बैंक ने। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? डोमेस्टिक सोशल रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। इसको शॉर्ट टर्म लाइन ऑफ क्रेडिट दिए $55 मिलियन की, किसके लिए? यूरिया प्रोक्योरमेंट के लिए। ओके, चलिए आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द ओके, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ विच country has entered into an agreement recently to expand cooperation of payment system, डिजिटल फाइनेंशियल इनोवेशन एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बैटिंग ऑफ फाइनेंशियल EML CFT। उसके लिए किस कंट्री से टाई अप किया? देखो मैंने आपको बोला डिजिटल के लिए गवर्नमेंट किसी भी स्तर पे जाने को तैयार है, और जिस तरह का इंडिया में पेनिट्रेशन हो रहा है, आने वाले टाइम में ये 90% प्लस डिजिटल ट्रांजेक्शन्स इंडिया में रजिस्टर होंगे, और ये दुनिया में पहला कंट्री होगा। इंडिया में अच्छी प्रोग्रेस है, आप ये ध्यान रखिए। तो ये कंट्री कौन सा है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, चाइना और श्रीलंका। आंसर इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की बैंक के साथ में, जो जैसे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, तो बैंक ऑफ इंडोनेशिया जो है वहाँ का जो रेगुलेटर है उसके साथ में इन्होंने टाई अप किया है।
और लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, ये है रैंप के बारे में। रैंप को हालांकि हम पिछले कई वीडियोज में कवर कर चुके हैं। रैंप का फुल फॉर्म क्या है? रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप। द स्कीम इज ए वर्ल्ड बैंक असिस्टेड सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम टू स्ट्रेंथिंग माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। देखिए, जब कोविड 19 आया था तब वर्ल्ड बैंक जो है उसने $500 मिलियन का ऑफर किया था कि आपके यहाँ एमएसएमई सेक्टर को, खासतौर पे माइक्रो स्मॉल सेक्टर को जो नुकसान हुआ है उसके लिए, उसको असिस्ट करने के लिए हम ये ऐड देना चाहते हैं। तो ये इन्होंने $500 मिलियन का असिस्टेंस दिया था वर्ल्ड बैंक ने। इसमें $308 मिलियन इंडियन गवर्नमेंट ने मिलाया, तो ये $808 मिलियन का एक प्रोग्राम बन गया है जिसको नाम दिया गया है रैंप। अब इससे क्या होगा? इससे एमएसएमईज को फंडिंग करने में आसानी होगी ना। ये जो स्कीम बनाई है रैंप की, इससे एमएसएमईज को फंडिंग मिलेगा। एमएसएमई जब प्रोग्रेस करेगी तो हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। यही हिंदुस्तान का सपना है कि चाइना वगैरह पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए। उसके लिए वर्ल्ड बैंक की असिस्टेड ये स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम है, जिसमें $808 मिलियन की फंडिंग है। $500 मिलियन की फंडिंग वर्ल्ड बैंक से और $308 मिलियन की सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसका नाम दिया है रैंप, रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी कई एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का कंटेंट आपको क्रिस्टल क्लियर होगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट आपको लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।